क्या मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में तब्दीली आ गई है। और इससे नकवी साहब ने भी एक वीडियो की है कि क्या मरीम नवाज साहिबा के सर से दस्ते शफ़क़त हटा लिया गया है। इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और ये बात क्यों हो रही है, मैं आपको बताऊं कि जब मैं पीटीआई की क़यादत पे और पीटीआई के एमएनएज़ एमपीएस पे बहुत ज़्यादा तनकीद जिन दिनों में कर रहा था, तो मुझे पीटीआई के एक एमपी की कॉल आई। उन्होंने कहा जी आप बहुत तनकीद करते हैं, तो आपको हमारी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा जी क्या आपकी सिचुएशन है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ठीक है आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्ती है, कुछ शख्सियात के हवाले से बहुत सख्ती है कि आप उनका नाम लेते हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ फिर आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। मैंने कहा चले इस हद तक मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप ये बताएं कि पंजाब की तबाही और बर्बादी फिर रख दी है मरीम नवाज ने, जो सेहत के साथ किया है, जो अस्पतालों के साथ किया है, जो तालीमी इदारों को वो किसी और को NGOs को और इदारों को दे रही हैं, जो सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार है, जो तालीमी इदारों की सूरत हाल है, जो पैरा फोर्स कर रही है, जो CCD कर रही है, जो पुलिस कर रही है। मैंने कहा जो आम आदमी के साथ हो रहा है, छोड़ दे इसको, पीटीआई के अलावा जो आम आदमी के साथ हो रहा है, तो इसके ऊपर आप बात ही नहीं करते। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ये कहा गया, उस वक्त उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमें ये कहा गया है कि आप हम पे बेशक तनकीद कर लें, लेकिन मरीम नवाज के ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी मरीम नवाज के हवाले से, कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मरीम नवाज के हवाले से कोई बात करें। और टीवी चैनल्स पे भी आपने देखा कि कोई बात नहीं होती थी, अखबारों के अंदर कोई खबर नहीं लगती थी। लेकिन अब आप देखें कि पंजाब असम्बली के अंदर धड़ल्ले से तकरीरें की पीटीआई वालों ने, वो मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बातें की जो पहले नहीं हो सकती थी, नहीं रोका गया, उनको थ्रेट नहीं किया गया। अब अखबारात में मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत के हवाले से खबरें लगना शुरू हो गई, टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलना शुरू हो गई, और जिस तरह से प्रोग्राम्स होना शुरू हो गए। हाँ ये ज़रूर है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होने लग जाती है और वाज़े तौर पर नज़र आता है कि पंजाब हुकूमत ने कहीं अप्रोच किया है कि जी ये चल रहा है तो हमारे पास खबर ये है कि आप चलवा रहे हैं, तो वो चीज़ बहरहाल रुक जाती है। लेकिन ओवरऑल जो है वो पंजाब हुकूमत के हवाले से अब मीडिया पे भी बात होना शुरू हो गई है, अखबारात में भी बात होना शुरू हो गई है, और आवाम में भी, यानी खासतौर पर पीटीआई के एमपीज़ की आप बात करें, उनके ऊपर भी अब वो वाली सख्ती नहीं है कि आपने मरीम नवाज का नाम नहीं लेना या उनके हवाले से बात नहीं करनी। और मरीम नवाज साहिबा खुद भी आप उस तरह से आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती। कुछ तो उनके जो एक बताया गया था कि उनकी सर्जरी हुई है, उसके बाद 2 हफ्ते तो मुकम्मल तौर पर मंजर-ए-आम से गायब थी। अब जो है वो इश्तिहारों में तो हैं। जैसे मैं अभी भावलपुर गया हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है वो लगा हुआ था, वो जो बिलबोर्ड आप कहते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक लगा हुआ था मरीम नवाज साहिबा का मुहर्रम के हवाले से पैगाम, और उनकी तस्वीर भी। मतलब को खुदा का खौफ करें, अखबारों के अंदर मुहर्रम के हवाले से इश्तिहारात, और कि जी इश्तिहार चलवा दिया कि जो अज़ादार हैं, जो मजालिस में आने वाले हैं, जो जुलूसों में आने वाले हैं, उनके लिए जी है वो पानी की सबील जो है, दूध की, पता नहीं पानी की दूध की सबील जो है वो फ्री होगी। मतलब कोई खुदा का खौफ करें। आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो लोग तारीफ़ करें ना। वैसे तो मुझे ये पूरा यकीन है, यानी मैं जुलूस में अगर जाऊँ या मैं किसी मजलिस में जा रहा हूँ और मैं जहाँ पे देखूँगा कि ये पंजाब हुकूमत का जो है वो लगा हुआ है, वहाँ से कोई सबील मिल रही है, तो कम से कम मैं तो वो सबील नहीं पीऊँगा। मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको बात बता रहा हूँ, और मुझे ये पूरा यकीन है कि 90% लोग ऐसे होंगे, क्योंकि वैसे भी मुहर्रम के अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, दूध की सबील लगी हुई होती है, पानी की लगी हुई होती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं। मरीम नवाज साहब ना भी करें तो मुझे ये पूरा यकीन है कि 90% लोग तो उससे नहीं पिएंगे। भाई आवाम के टैक्स के पैसों से आप वहाँ पे सबीलें लगा रहे हैं। जब पहले ही लोग लगाते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की सिर्फ अपनी, अच्छा चले आपने कर भी लिया, मैं मान लेता हूँ कि आपने नेक नियति से किया, तो फिर आप करोड़ों रुपए के इश्तिहारात आप चलवा रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारात के अंदर। को खुदा का खौफ है आप में या नहीं है? ये करोड़ों रुपए आप गरीबों के ऊपर खर्च कर लें। आपकी अपनी हुकूमत की रिपोर्ट यह है कि मतलब वो 28% कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक 45% कह रहे हैं, यानी 13 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे हैं, जो अपने बच्चों को बाइज़्ज़त 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। और आपने पहले आप सबीलें लगवा रहे हैं अवाम के टैक्स से पैसों से, और फिर उन सबीलों के बाद आप करोड़ों रुपए के इश्तिहारात उसके ऊपर दे रहे हैं। को खुदा का खौफ आपके अंदर है या नहीं है? तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, फिर आप देखें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो तौफीक भट्ट साहब जो हैं वो एक कॉलम लिखते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेट लिखते हैं, और उनको नोटिस आ जाता है, NCCIA का नोटिस आ जाता है। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से एक स्टोरी करता है पब्लिक न्यूज़, और अनवर सुमरा साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, वो एक स्टोरी करते हैं, और फिर टीवी चैनल को भी माफ़ी मांगनी पड़ती है और रिपोर्टर को भी वजाहत देनी पड़ती है। फिर इरशाद भट्टी साहब को भी नोटिस आ जाता है, उनके ऊपर तो पता नहीं को केस भी बना दिया उन्होंने इरशाद भट्टी साहब के ऊपर। तो आप
ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात करते हैं तो NCCI के नोटिस भी आ रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, टीवी चैनल से माफियां भी मंगवाई जा रही हैं। दूसरी तरफ फैसल वोडा एक वजीर की बात करते हैं, और वो वजीर की जो बात कर रहे हैं, वो उस वजीर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो जो नाम जो लिया जा रहा है, जो शायद मितला साहब नाम ले रहे हैं, मरीम औरंगजेब साहिबा की बात वो कर रहे हैं, तो किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं? वो मरीम नवाज साहिबा के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, जिनके बारे में फिर सफीना खान ट्वीट करती हैं। फिर एक और वकील हैं जिनका आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कितने ज़्यादा करीब हैं, कि यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने वो करीब हैं कि इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले के भी वकील वही वहाँ पे दिए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो पसंद नहीं थे, उनके खिलाफ भी जो रेफरेंस उन्हीं से दायर करवाए जाते हैं। तो वो भी जिस तरह की, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपको नून लीग का कोई बंदा, कोई रहनुमा नजर आए तो उसके सामने इधर मुँह करके ज़मीन के ऊपर थूकें, और ताकि उसे पता चले कि मतलब कितनी नफरत है उनकी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। सफीना खान ट्वीट कर रही हैं, फैसल वोडा आके बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर बात हो रही है, किसी को पीका का नोटिस नहीं जा रहा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही, वरना अजीम लगारी को उठा के ले गए थे, उन्होंने एक स्कैंडल एक्सपोज किया था, उठा के ले गए थे। फिर आप देख लें कि जो DPO के स्कैंडल आने लगे, फिर 2-3 MPs ने पब्लिकली बात कर दी है मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ कि जो कर रही है ये हुकूमत कर रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ ब्यूरोक्रेसी कर रही है वो मरीम नवाज के कहने पे कर रही है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो ये इस वजह से एक सवालात हैं कि टीवी चैनलों के ऊपर जिस तरह से खुलेआम बात होने लग गई है, अखबारात के अंदर, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट की मरीम नवाज के हवाले से पॉलिसी तब्दील हो गई है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको को हटाने का फैसला हो गया या उनकी हुकूमत को घर भेजने का फैसला हो गया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बात तो मैं जितने डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो उनको कनेक्ट करने के बाद बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले टीवी चैनल्स के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर सकें, और कुछ बड़े बड़े एंकर्स जो ऑफ एयर हुए वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की वजह से नहीं हुए, वो मरीम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की वजह से वो ऑफ एयर हुए। तो अब अगर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात हो रही है और जाके और बहुत से लोग बात कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, और बातें शुरू हो गई हैं कि फाइलें दिखाई जा रही हैं, फाइलें बनाई जा रही हैं, फाइलें बन रही हैं, इतनी मोटी फाइलें बन गई हैं, तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि बहरहाल अब वो वाला तल्लुक इस्टेब्लिशमेंट का पंजाब हुकूमत के साथ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि ज़ीरो टॉलरेंसी के। बल्कि मैंने आपको बताया ना कि PTI के कैंपेन ने मुझे कहा कि हमें ये कहा गया कि अब हमारे ऊपर बेशक तनकीद कर ले, मरीम नवाज के ऊपर आपने तनकीद नहीं करना, मतलब ये हमारी रेड लाइन है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनके हवाले से। लेकिन अब बहरहाल ना वो रेड लाइन रही है, ना ज़ीरो टॉलरेंस की वो पॉलिसी रही है। तो इसलिए लगता है कि बहरहाल उनके हवाले से चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं। बाकी एक आज मारंग बलोच साहिबा को सजा हुई है। ये मतलब अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम दुरुस्त था कि FC के एहलकार को गोली लगी और उसमें वो शामिल थी, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, तो बात यह है कि आप ओपन कोर्ट में ट्रायल करते, आप मीडिया की लाइव कवरेज वहाँ पे करवाते, आप वहाँ पे 100 रिपोर्टर्स वहाँ पे होते, यहाँ से इस्लामाबाद से जहाज़ आप भर के ले जाते, रिपोर्टर्स का और एंकर्स का जो जाते हैं जहाज़ों में, उनको आप ले जाते वहाँ पे ओपन कोर्ट में, आप उनका ट्रायल करते, आप वीडियो लिंक के जरिए दिखाते, वो लाइव दिखाते टीवी चैनल के ऊपर, ताकि पूरी कौम देखती कि मारंग बलोच कितनी बड़ी दहशतगर्द है। तो इस तरह के फैसलों की कोई हैसियत नहीं है और इससे नुकसान ही होता है, इससे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होता। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो उनकी बेटी ने इंकशाफात की हैं, जो कुछ उनके साथ सलूक रखा जा रहा है, वो ये बताता है कि बहरहाल PTI के हवाले से भी कोई किसी तरह की रियायत नहीं है, बेगुनाह असीरान के हवाले से कोई रियायत नहीं है, और वो भी बड़ी जो है वो तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल है। और आज़ाद कश्मीर में मामला उसी तरह से चल रहे हैं, बल्कि खबर आई कि आज जो है वो उनको उठा लिया गया है, अहमद फरहाद जो शायर है उनको उठा लिया गया। इससे पहले आपने देखा कि सोहराब बरकत को उठाया गया। तो ये चीज़ें इनसे मसला इनसे हल नहीं होना। असल चीज़ है कि जो AJK के लोगों के मुतालबात हैं उनको एड्रेस किया जाए। अगर उनके मुतालबात गलत हैं, लाइव चैनलों पर उनको बिठाएं, साथ हुकूमत के लोग बिठाएं, उनको एक्सपोज करेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर वो मारंग बलोच झूठ बोल रही है कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, मारंग बलोच को टीवी चैनल्स पे बिठा के एक्सपोज करें, उसको डिस्क्रेडिट करें। यकीन करें पाकिस्तान के लोगों में इतना शऊर आ चुका है कि आप टीवी चैनल पे बिठा के उसको एक्सपोज करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे, लोग उसको उसका नाम लेना छोड़ देंगे। इतना पाकिस्तान के लोगों के अंदर शऊर है, तो इन चीज़ों से बहरहाल मसला नहीं होगा। आखिर में आप एक वीडियो देखिए, चाचा आशिक कैसरानी मारूफ शख्सियत हैं, उनका तौसा शरीफ से ताल्लुक़ है। वो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद आए हुए थे और मैंने उनका एक मुख्तसर से इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने तौसा शरीफ इशूज़ को के बारे में बताया। वहाँ पे लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं और कैंसर के लिए या तो उनको जाना पड़ता है लाहौर या उनको जाना पड़ता है कराची,
और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस वाले से तशवीशनाक सूरत हाल है। एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हॉस्पिटल से एड्स फैला। BBC ने स्टोरी की, उसके बावजूद आप देख लेंगे क्या वहाँ पे सूरत हाल है। फिर वहाँ पे अमन-ओ-मान की सूरत हाल बहुत मखदूश है। गो के उसमें उन्होंने कैसरानी कबीले के कुछ लोगों के अगवा होने के बारे में बताया था। अब वो तो बहरहाल बाजियाब जो हैं वो हो गए हैं। और बहुत कुछ उन्होंने तौसा शरीफ के हवाले से कहा है। कोशिश करूँगा दीगर इलाकों की भी इसी तरह से कुछ ऐसी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके उनके इशूज़ पूछ के उनको हाईलाइट किया जाए। तो अब आप आगे ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपको अर्ज़ किया था कि अब मुख्तलिफ जो एरियाज़ के इशूज़ हैं उनको भी हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल इशूज़ पे तो बात करते रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के जो रियल इशूज़ हैं वो हाईलाइट नहीं होते। तो हमारे साथ तौसा शरीफ से चाचा आशिक कैसरानी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमने एक सिलसिला वैसे भी शुरू करना था कि मुख्तलिफ एरियाज़ के जो इशूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करें। तो आज हमारी खुशकिस्मती कि आप हमें मिल गए और हम तौसा शरीफ से उन इश्यूज़ को हाईलाइट करना शुरू करते हैं कि जो इलाकों के असल इश्यूज़ हैं। तो बताइए कि तौसा शरीफ के असल इश्यूज़ हैं क्या, और ज़ाहिर एक नेगलेक्टेड आप टीवी पर भी देखते थे, इधर भी देखते रहे। आज हमारी खुशकिस्मती कि आप इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के तौसा के डीजे खान के जहाँ पे और पहला नंबर भी हमें मिल गया। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है, ताकि आपका पैगाम हमारे इलाके में भी दूर दूर तक जाए और कबीले भी ये समझे सिर्फ इस्लामाबाद के नुमाइंदे नहीं है, आप हमारी आवाज़ भी बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंचा रहे हैं इंशाल्लाह। तो तौसा शरीफ के वो कौन से इशूज़ हैं जो आप समझते हैं कि वो निगलेक्टेड हैं, उन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और उन मसलों को हल होना चाहिए? सबसे पहला मसला तो कैंसर है, जिसके लिए हम इधर प्रेस क्लब के आगे भी मुज़ाहरा करना चाहते हैं। हमारी पहली ख्वाहिश यही थी कि आपसे टाइम लें, आपके थ्रू भी हाईलाइट करें। उधर तो ये एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है मुख्तलिफ इलाकों में। अभी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। मुख्तसर एक सजाद गुरमानी है, उसकी मिसाल दूंगा। 4 साल तक उस बीवी का अपनी बेटी का इलाज कराता रहा, कोई फ़र्क नहीं है। 4 साल के बाद वो फौत हो गई, 50 लाख रुपया भी खर्च हो गया। आप सुने पूरे घर में क्या सूरत हाल गुजरी होगी, उधार उठा कर करते रहे। साथ ही ये कोई सहूलत नहीं हुकूमत आज और कल का ऐलान तो करती है, आज नवाज शरीफ के नाम से, मरियम के नाम से डीजी खान में तौसा में अस्पताल कायम हो जाएगा। उस्मान बुज़दार दौर में भी ये हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं हमारा। और ये एक बहुत बड़ा इशू है कि एक तो वहाँ कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और कैंसर का इशू ये भी है कि अगर आप लाहौर जाते हैं तो वो को 500-600 किलोमीटर है, वहाँ से आप कराची जाते हैं तो 900-1000 किलोमीटर है। और फिर कैंसर के लिए तो वहाँ करीब आना बहुत ज़रूरी होता है। पहले लोग गुर्बत का शिकार हैं, तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको बहरहाल हल होना चाहिए। दूसरा बताएं कि पिछले दिनों में एड्स की वबा बहुत फैली थी। देखिए मैं आपको एक बता दूं, कराची 1500 किलोमीटर है, लाहौर 17 तकरीबन 800 किलोमीटर। इतने वसाइल भी नहीं है, महंगाई में तो जा भी नहीं सकते। कम अज़ कम इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि 6 माह पहले आप दाखिला लें, ताकि इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर आपको मुंतकिल वहाँ किया जा सके। एड्स के हवाले से तौसा अस्पताल पर BBC में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपने देखा था। ताख्त लाहौर से आए थे, 7 गाड़ी, सब नंबर प्लेट, बड़ी बड़ी टोयोटा गाड़ी वालों है, वो बस TA लेकर चले गए। सिर्फ देहातों में गए, वो अताइयों की या हकीमों की वो बंद की, लेकिन तौसा से कोई रिजल्ट नहीं। अभी मरियम नवाज साहिबा ने स्क्रीनिंग मशीन ला कर दे दी है, तौसा में अमल शुरू हो चुका है। दुआ है कि अल्लाह ताला तौसा वालों को इससे महफूज रखे। अमन-ओ-मान की वहाँ पे क्या सूरत है? अमन की सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों सीमेंट फैक्ट्री से एक डॉक्टर के बच्चे को अगवा कर लिया गया था। अमूमन वहाँ लादी गैंग के हवाले से खबरें आती रहती है कि मियाँ मनशा साहिब का वो है सीमेंट फैक्ट्री प्लांट है, बस उसको कोई बाज़ियाब सैफुद्दीन खोसे ने कराया। इंतज़ाम है कि कोई कारनामा नहीं है, जुल्फ़िकार खोसे का बेटा। बाकी हमारे इलाके तौसा शरीफ में काफ़ी अर्सा से ये डिस्टर्ब है, जो बॉर्डर एरिया है। एक तरफ KP की है, दूसरा बलूचिस्तान है, तीसरा पंजाब है। बदकिस्मती से हमारी अपनी कौम के 7 आदमी को TTP वाले अगवा करके ले गए। पिछले दिन उनका बयान भी आया था, हमें आकर ले जाएँ। कल परसों एक जिरगा किया है, लेकिन नाकाम हुआ है। 3 आदमी देने पर रजामंद हुए हैं, बाकी पर नहीं। उम्मीद है ये मसला पर खुशअस्लूबी हल हो जाएगा। तो ये कितने लोग और कब से अगवा किए हुए TTP हैं? ये तकरीबन 7 आदमी अगवा हुए, आज 10 दिन होने वाले हैं। जिम्मेदारी बेसिकली PA DG खान की होती है। ये पॉलिटिकल एरिया या ट्राइबल एरिया PA DG खान के आता है, DPO के अंदर नहीं आता। नीचे सेटल एरिया पोलिटिकल असिस्टेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पोलिटिकल PA कहते हैं, पॉलिटिकल असिस्टेंट। और वो कौन है? तैमूर नाम का शख्स है। एजाज की बात है, वो कहता है मैं CSS अफसर हूँ। अक्सर रहता DG खान, इधर विजिट बहुत कम है। मतलब एरिया उनके पास ये तौसा का है, रहते वो DG खान है। ट्राइबल एरिया फोर्ट मीरू हो गया, बुज़दार तुमन उसको कहते हैं, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उसी के अंडर आता है ये ट्राइबल एरिया। सही है। ये बताएं कि वहाँ पे जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, तो उसको भी तो कुछ इतलात थी कि शायद पुलिस के अंदर जम कर दिया जाए, तो आप समझते हो समस्या? नहीं, ये रिवायती पुलिस है। बुज़दार हो गए, खोसे हो गए, लिगारी हो गए, कसरानी हो गए, मज़ारी हो गए, जी जितने भी तुमने उसमें मकामी आबादियाँ भी हाल ही में इनमें नया खून डाला है, नई भर्तियाँ हुए, राजमपुर में भी हुए, यहाँ भी हुए।
पुलिस नहीं जा सकती वहाँ पर। वो कबीले मूर होते हैं, कबीले एक दूसरे को जानते हैं, अच्छा वो निज़ाम को चला रहे हैं। ये जाएगी पुलिस डिस्टर्ब हो जाएगा, पुलिस पहले जाए कौन सा मन का हुआ है। ये इसको रहना चाहिए। ये हुकूमत अगर करे भी तो ज्यादती करेगी। और सरदार भी लिहारी बाजारी कसरानी बाजार नहीं जिसको जाम होने लगे। पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी लेकिन नहीं चल। अब राजनपुर को देख लें, अमन का मसला ठीक नहीं चल रहा, सिर्फ तो समय ये मसला इशू उठा, इंशाल्लाह ये भी साल हो जाएगा। इलाज की सहूलियात में हम पहले भी बात कर रहे थे, कोई क्योंकि ये बैकवर्ड हमारे एरियाज़ हैं जनूबी पंजाब के, और वहाँ पे जिस तरह से वबा कैंसर की है या एड्स की है वो फैली और बहुत ज़्यादा लोग शिकार हुए और बहुत ही तकलीफ में, तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इलाज जैसे हेल्थ कार्ड था, इस तरह की कोई सहूलत मौजूद है? कुछ नहीं है। स्कूल थे बिक गए, अस्पताल थे बिक गए, तोसा को 1 रुपए का फंड नहीं मिला। बदबख्ती उस्मान खान के दौर में कुछ ना कुछ फंड आए थे, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला है। और इसके अलावा कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो आप समझते हैं कि उनको हाईलाइट होना चाहिए? तो सच वाले मेरे ख्याल में बाबडा का इशू है, इसको हाईलाइट होना चाहिए। बाबदा वाले हम जीत कहते हैं, पुलिस ज़्यादा ज्यादती कर रही है, बाबदा नंबर बाबदा ले गई है। हर माह 20 से 30 तक ज़बरदस्त लोड शेडिंग होती है। दूसरा एक बदबख्ती है जिसके लिए जितना भी लासेस काम हो, एक डिडक्शन बिल डालते हैं, एक असर बिल आता है, दूसरा फराज ये देते हैं। किसी को 1000 भेज दिया, 2 भेज दिया, 5 भेज दिया, अपनी कमी को पूरा कर, लासेस को पूरा करने के लिए सब बराबर कर लेते हैं। मैं हंसता हूँ, तख्त लाहौर है, तख्त चोटी वाला जो बैठा हुआ है उसको पता नहीं है ये मेरे नीचे क्या। अगर वो खुद कोई गुस्ताखी करे एक्सियन तो डीजी खान में मुअत्तल हो जाता है, तो सके किसी ने खबर ले ली। पता नहीं FI वाले क्या कर रहे हैं, नेपरा क्या कर रहे हैं। गरीबों के खुदा की कसम खाल उतारी जा रही है। सदीक जान ये आवाज़ उठाए, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। नहीं, ये बताएं कि आप कह रहे हैं जो डिडक्शन बिल यानी वो अपने जो लॉसेस हैं वो पूरा करेगा? इजाफी बिल उसको डिडक्शन बिल और बिल डिडक्शन बिल जिसका दिल चाहे ब्लैक चेक के जिस पर नाराज हो डिडक्शन बिल वो भेज देते, सिर्फ अपनी कमी को पूरा करें। आप एक वीडियो दिखा रहे थे मुझे जिसमें एक गाय को चारपाई पे नीचे लेकर आ रहे थे और आपने कहा कि वहाँ पे एक वबा आई और बहुत से लोगों के जानवर मर गए, तो उसकी अब क्या अपडेट है? सदीक जान खुदा का कहर ये हमारा इलाका को सुलेमान मादनी वसैल से माला माल है। पहले डीजी खान में मियाँ मनशा ने एक लगाई सीमेंट फैक्ट्री, दूसरा प्लान लगाया, तीसरा प्लान लगाया। दिलचस्प बात ये, जिस टाइम नवाज शरीफ ने पहले दौर में ये फिरोख्त की थी, सामान ज़्यादा बड़ा था, इसकी कीमत कम थी, वो 3 प्लांट लगा चुका है। इसके साथ ही फौजी सीमेंट फैक्ट्री लग चुकी है। दीवान ग्रुप कमाई कर रहा है, लेकिन मजलूम जो कबीले हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। ये तो इसमें होता है कि जो फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, इनका एक फंड होता है जो इन्होंने इलाके की फलाह पे खर्च करना होता है, या इन फैक्ट्री की वजह से जो क्लाइमेट मुतासर होता है उसकी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए उन्होंने तो वहाँ पे ये फंड खर्च। और DC डेरा गाजी खान को देते थे, कुछ नहीं आता। आलूदगी में भी हम टॉप पर जा रहे हैं। यही तो बीमारी है। अभी 8 घंटे में मरीज पहुंचता है, फर्स्ट एड मिलती है कबीले इलाकों का, रोज को आई हुई है। तो इसी तरह इनके मवेशी भी मर रहे हैं। हमने खबर लगाई, डॉक्टर मवेशी को इलाज करने के लिए नहीं जाते थे, इन बेचारों को क्या फर्स्ट एड मिलेगी। उधर खुदा का कहर कोई सहूलत नहीं है कबीले इलाका में, खसूसी तौर पर डीजी खान के कबीले इलाका में, उसकी तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, DC डेरा गाजी खान हो, DP डेरा गाजी खान हो, PA डीजी खान हो, ये डीजी खान में बैठते हैं कबीले इलाके के, इनके चेक करे को विजिट है साल में 3-4 जो ये इमरजेंसी की सूरत में भी आते हैं। पहले तो पूछते भी नहीं तो सब इंसान है या नहीं है। बस आपके साथ हमारा इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। आप कोई और अगर ऐसे इशू है जो आपने हाईलाइट करना है तो आप बता दें, वरना हम आपसे ज़रूर राब्ते में रहेंगे, इन चीज़ों का फॉलोअप भी करते रहेंगे और इन चीज़ों को हाईलाइट भी करते रहेंगे। सदीक जान आखिरी बात मैं बताता चलो, प्यारी पुलिस न रह जाए, पुलिस हमारा फेवरेट इशू है। पुलिस वाले भी जब किसी को पकड़ते हैं 8 दिन 10 दिन अपने पास रखते हैं चोरी में, फिर उसे 8-10 मोटरसाइकिल लेते हैं, रिकवरी के नाम पर अपने नंबर बनाते हैं। 3 लाख का होंडा 40,000 उसको दिया, बाकी पता नहीं कितने गए। होने तो ये चाहिए असल मुजरिमों तक पहुँचे, ये रिकवरी सिस्टम इसके लिए आवाज उठाए। रिकवरी सिस्टम क्या है कि जिसका बाइक चोरी हुआ है उसको 30-40 रुपए दे दो और बस उसको FIR कराई। जब एक चोर पकड़ा गया उसे 8-10 रिकवर करेंगे मोटरसाइकिल उसका। हाँ भाई ये लें DPO DSP आ गया, सेरे डल गए, हाँ भाई रिकवरी का गई को सर कि मैं कहते चलो उस्ताद, ये कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं। यानी एक बंदे का बाइक अगर चोरी हुआ है जी तो वो जब किसी और को पकड़ेंगे, किसी चोर को पकड़ेंगे, उससे को रिकवरी करवाएंगे जी, तो वो फिर उनको बेच के सब में 30-40,000 तकसीम करते हैं। उसको नहीं बेचते, उसको कहेंगे नहीं तो तुम्हारे पर चढ़ जाते 8 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, उससे पैसे ले लेंगे। बाकी जितने हैं मतलब जितने FIR दर्ज होंगे उन सबको बुलाएंगे, SHO को, DPO को, DSP को सेरे डालेंगे, भाई SHO ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, इनको रिकवरी वापस हो। मेरे किसी का 1.5-2 लाख का बाइक था तो 30,000 40 से ज्यादा कुछ नहीं होता। बस के भी नंबर बन गए, DPO के सब नंबर बन गए, वो कहते हैं चलो उस्ताद यही कुछ हो रहा है। वहाँ पर सच लिखने
और सच बोले की दुआ करे सदीक अल्लाह में तौफीक दे इस टाइम। आमीन आमीन। ज़रूर जी, आप अपने इलाके के इश्यूज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट करते रहते हैं और इंशाल्लाह आप जो भी चीज़ें हमें तौसा के हवाले से भेजें। हमें खुशी है जी, आवाज़ इस्लामाबाद से जाएगी, किसी की जरूरत नहीं होगी, कोई गुनाह भी करेगा चाचा सदीक जान तक पहुंच जाएगा, फिर वो डरते चोर तो वैसे हैं। इंशाल्लाह इस उम्र में खोने के लिए सदीक जान हमारे पास अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। हम ये इश्यूज़ हाईलाइट करते रहें इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है आप खाल के खुदा की भलाई के लिए कुछ करेंगे। आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है, ये भी कमाया, अल्लाह बस करेगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह इन चीज़ों का हम फॉलो भी करते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें।